अब बात करते हैं हम इसके टेस्ट पैटर्न की। तो इसका जो टेस्ट पैटर्न, दो तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, फिर कौन सा होता है, एकेडमिक टेस्ट होता है। आगे फर्दर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि एकेडमिक में क्या होता है, इंटेलिजेंस में क्या होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के टोटल 14 MCQs होते हैं। जो टाइम अलाउड, जो आपके पास टाइम होता है वो आपने 17 मिनट पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो। आज मैंने आप लोगों को बताना है कि पाकिस्तान नेवी में सेलर नायब खतीब भर्ती होने के लिए आपका जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट का सिलेबस क्या है, और जितनी भी स्टेप बाय स्टेप आपका इनिशियल फर्स्ट डे से लेकर, इनिशियल टेस्ट से लेकर आपकी सिलेक्शन तक, हत्ता के रजिस्ट्रेशन से लेकर सिलेक्शन तक जो जो प्रोसीजर है वो सारे का सारा आज मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। मैंने एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस की है, तो इसलिए आपने अच्छे से सुनना है। सबसे पहले आपने क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है इसकी, आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। मैंने अपने कैंडिडेट का अप्लाई किया हुआ है। तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करूँगा इसका, क्योंकि हमारी एकेडमी के पहले भी स्टूडेंट्स जो नायब खतीब हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस मैंने बीच में इसमें शामिल किया और कुछ क्वेश्चन भी शामिल किए हुए हैं जो जानना आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नायब खतीब बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसके लिए सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि आपकी एज 18 से 35 साल तक हो, आपकी जो हाइट है 5 फुट 4 इंच हो कम से कम। उसके बाद इसकी जो सबसे जो बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें ये है कि आपने मैट्रिक की हो और मैट्रिक के साथ कोई दरस निज़ामी की किसी भी रिकॉग्नाइज इदारे से, जो HEC से रिकॉग्नाइज हो। रिकॉग्नाइज नहीं भी है तो तभी करें, आप अप्लाई हो जाता है, आपके पास सनद होनी चाहिए। ठीक है, मैट्रिक और किसी भी इदारे से आपके पास कौन सी सनद होनी चाहिए, दरस निज़ामी की कोई सनद होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपका इनिशियल टेस्ट होगा। आपका जो टेस्ट पैटर्न है वो इंतहाई सिंपल है। इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं। जिस तरह सेलर के, बाकी सेलर के, टेक्निकल के, सेलर मरीन के टेस्ट होते हैं, सेम इसी तरह इसका भी पैटर्न सेम है। सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, फिर कौन सा होता है, एकेडमिक टेस्ट होता है। आगे फर्दर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि एकेडमिक में क्या होता है, इंटेलिजेंस में क्या होता है। अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताना है कि आपने सबसे पहले अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपने वो जो स्लिप में इंस्ट्रक्शन लिखी थी उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप तैयार होकर टेस्ट देने गए। आपका जो इनिशियल टेस्ट है वो दो तरह का होता है, एक इंटेलिजेंस और दूसरा एकेडमिक। इंटेलिजेंस टेस्ट दो तरह का होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट में जो MCQs आते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल मैंने एग्जांपल्स देके बहुत सारे समझाए हुए हैं, बाकी वीडियोस में आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि इस जगह पे वर्बल एंड नॉन वर्बल जो है, आपको वो पता होना चाहिए कि वर्बल एंड नॉन वर्बल जो होते हैं वो शक्लों के सवाल होते हैं, और वर्बल जो होते हैं वो MCQs टाइप के होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास टोटल 40 में MCQs होते हैं और हमारे पास जो टाइम अलाउड होता है वो 17 मिनट। 17 मिनट पे हमने 40 MCQs करने होते हैं। अगर इनमें से कोई गलत आप टिक कर देते हैं तो नो इश्यूज़ की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये इंटेलिजेंस टेस्ट है हमारे पास। अब आता है हमारे पास एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट भी 40 MCQs होते हैं एकेडमिक टेस्ट में, और टाइम अलाउड उसमें भी 17 मिनट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में ये बेसिक चीज़ें आपने नोट रखनी है कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है 17 मिनट होते हैं। उसमें उसमें वर्बल और नॉन वर्बल होता है, और कुछ भी नहीं होता। वर्बल नॉन वर्बल इंतहाई ईजी होता है। मैं एक एक एग्जांपल आपको देख के समझा देता हूँ। ये आप देख लें, हमारे पास ये एक वर्बल की एग्जांपल है, एक नॉन वर्बल की। देखिए इस क्वेश्चन को, ये है हमारे पास नॉन वर्बल क्वेश्चन। ठीक है, नॉन वर्बल क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। मैं इन्हें डिटेल में बाद में समझाऊंगा। अगर अभी इसे डिटेल में समझाना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब है आप भी गए और बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। और जो वर्बल क्वेश्चन है वो इस टाइप के होते हैं, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, और बॉक्सेस कोड दिस टू दिस दिस एंड। ये डिटेल की बातें ये अभी छोड़ें। अभी बस आपको ये बताना है कि ये वर्बल इस टाइप के होते हैं और नॉन वर्बल शक्लों वाले होते हैं। वर्बल इस टाइप के और नॉन वर्बल शक्लों वाले, ये बात आपने याद रखनी है। अब इनकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो मैंने आपको फिर के वीडियो में बतानी है। अब बात आती है एकेडमिक की। एकेडमिक का जो टेस्ट होता है वो भी 40 MCQs का होता है, और उसमें जो टाइम अलाउड होता है वो 17 मिनट होता है। पहले आपका इंटेलिजेंस होता है। अगर आपने इंटेलिजेंस पास कर दिया फिर आपका क्या होगा, एकेडमिक होगा। अब एकेडमिक जो होता है आपका आर्ट्स लेवल का होता है। ठीक है, सिर्फ सेलर खतीब जो है और नेवल पुलिस वालों का, आप लोगों का किसका होता है, आर्ट्स लेवल का होता है।
टोटल एमसीक्यूज़ इसमें कितने होते हैं? 40 होते हैं, 40 होते हैं, और इसमें जो टाइम अलाउड होता है वो 17 मिनट का होता है। आपके पास जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल मैथ एंड जनरल नॉलेज। बस आपके पास जो पाक स्टडी के भी कुछ क्वेश्चन कर लें, पाकिस्तान के बारे में कुछ 1-2 क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। वो जनरल नॉलेज में मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, यहाँ पे पाक स्टडी का मैंने मेंशन नहीं किया। बस ये सब्जेक्ट होते हैं जिससे आपका जो एकेडमिक पोर्शन है वो आता है, 40 एमसीक्यूज़ आते हैं। पासिंग नंबर के लिए आपने कम से कम 40 में से 20 नंबर लेने ज़रूरी होते हैं। 20 इंटेलिजेंस के, 20 एकेडमिक के। जब तक आप 20-20 नंबर लेंगे नहीं, आप क्या हो जाएंगे? पास नहीं होंगे, आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब ये प्रोसीजर होगा कि आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपका टेस्ट क्लियर होगा तो आपके टेस्ट के ऊपर एक स्टैंप लगा दी जाएगी जिसमें लिखा होगा टेस्ट कंप्लीटेड। ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर फ्यूचर फॉर्मेलिटीज़। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर। अब इसके बाद क्या होगा? 15 दिन बाद या 16 दिन बाद आपकी शॉर्ट लिस्ट लगेगी। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे, सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, शॉर्ट लिस्ट के लिए कम से कम हमें 60% नंबर लेने पड़ते हैं। मीन के 25 नंबर, 40 में से कम 25 नंबर लेना ज़रूरी होता है। अगर 25 से कम होंगे तो आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे, फिर आपको लिखा आएगा कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम टेस्ट। अब क्या होगा? शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में आपको सबसे पहले वो क्या करेंगे? सेंटर में एक ग्रुप की शक्ल में आपको कन्वर्ट करेंगे। जब आप ग्रुप की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो एक एक ग्रुप का वो क्या करेंगे? फिजिकल लेते जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या वो करवाएंगे? चिन अप लेंगे। चिन अप चूँकि 4 चिन अप लेने होते हैं आपने 2 मिनट में। 4 चिन अप 2 मिनट में सबसे पहले नंबर। उसके बाद आपके क्या होते हैं? सिट अप होते हैं। सिट अप 2 मिनट में 15, कम से कम 15 होना लाजमी है। याद रहे, चिन अप अगर आप 4 चिन अप 2 मिनट में नहीं ले पाते तो आपका फिजिकल फेल हो जाता है। सिट अप, हर सिट अप ढेर सारे लड़के साथ में दे रहे होते हैं तो इसका इतना इशू नहीं होता। लेकिन यह कि चिन अप आपने हमेशा याद रखना है कि जितने भी कैंडिडेट आज तक रहे हैं वो अक्सरियत चिन अप की वजह से रहे हैं। उसके बाद पुशअप आ जाते हैं। तो पुशअप आपने 2 मिनट में 15 करने होते हैं। 15 पुशअप, 15 सिट अप और 4 चिन अप। 4 चिन अप, 15 पुशअप, 15 सिट अप। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? आपको फिर ग्राउंड पे लेकर जाएँगे जहाँ पे आपकी जो दौड़ होगी वो होगी। बेसिकली 7 मिनट होते हैं तो यहाँ पे मैंने 8 मिनट इसलिए लिखे हैं कि बाज़ औक़ात रिलैक्सेशन मिल जाती है। वैसे 7 मिनट 30 सेकंड होते हैं, यानी 7 मिनट ही होते हैं। तो अब वो क्या होता है? आपको लेकर जाते हैं, अब आपकी दौड़ होती है। अब दौड़ होती है, अगर आप ग्राउंड छोटा है तो फिर आपको 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 1.6 किलोमीटर आपने बराबर पूरा करना होता है। बाज़ औक़ात उन्होंने एक ड्यूरेशन में एक लाइन लगाई होती है जहाँ पे आप फर्स्ट रेपिटेशन में जाते हुए आप उनके हाथ से ग्रीन कार्ड लेकर जाएँगे और सेकंड में आपने रेड, और जब आप वापस पहुँचेंगे तो वो दोनों आपने जमा करवाने और आपकी जो स्लिप होगी वो उनके पास होगी। याद रहे, फिज़िकल टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी-सी स्लिप पे सिग्नेचर लिए जाते हैं कि आप अपनी रज़ामंदी से टेस्ट दे रहे हैं, और दौरान फिज़िकल टेस्ट अगर आपको कोई जानी या माली नुकसान हो जाता है, तो इसके ज़िम्मेदार नेवी वाले नहीं हैं। ये बात वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। अब उसके बाद आपका फ़िज़िकल होता है। फ़िज़िकल वाले दिन बस यही होता है। फ़िज़िकल कंप्लीट होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, या उसी दिन होता है या दूसरे दिन वो बुला देते हैं इंटरव्यू के लिए, वो स्पेसिफ़िक टाइम बता देते हैं। बाद सेंटर उसी दिन ले लेते हैं, बाद सेंटर दूसरे दिन साथ में डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, उसी टाइम बुला लेते हैं। अब आपका इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? आपको इंटरव्यू में इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं पूछी जाती। इंटरव्यू में जस्ट आपका बेसिक इंट्रो पूछा जाता है, और एक या 2 क्वेश्चन को या तो फिर आपको पाक स्टडी के बारे में पूछ लेंगे, या तो फिर हमारे जो नाइबर ममालिक है उनके बारे में पूछ लेंगे, या तो फिर किसी हमारे सूबे के किसी का गवर्नर का नाम पूछ लेंगे। इसका इंटरव्यू कोई मुश्किल नहीं होता। वैसे तो एकदम से वो भेज देते हैं, इतना कोई रौला होता ही नहीं है। अब नेक्स्ट आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है और मेडिकल होता है। अब मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करते हैं, आपकी एज वगैरह चेक करते हैं, और आपके नेम वगैरह कहीं से कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती हो तो वो दुरुस्त करते हैं, या अगर दुरुस्त होने वाली हो वो दुरुस्त करते हैं, नहीं तो आपको डिटर्मिनेट कर देते हैं, वहाँ से निकाल देते हैं, या जो भी करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे चेक करते हैं। आपकी एज वगैरह चेक करते हैं, नेम वगैरह जो लिखा होता है, और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्स का एक-एक सेट आपके वो अपने पास जमा कर देते हैं।
अब उसके बाद बात आती है मेडिकल की। मेडिकल में सबसे पहले आपका मेडिकल जो होता है वो सेंटर के अंदर होता है, जिसमें आपको सर से लेकर पाँव तक जो आपकी एक्सटर्नल पड़ताल है, जांच पड़ताल जिसे कहते हैं, वो की जाती है, जिसमें आपके बॉडी में चेक किया जाता है कहीं कोई बॉडी में आपका कोई इशू वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपके नी नॉकिंग चेक की जाती है। उसके बाद अब मेडिकल में आपको सबको पता है कि क्या-क्या चेक किया जाता है। ख़ैर मैं इस तरह डिटेल में बताना ज़रूरी नहीं समझता। मेन कि ये है कि सर के बालों से लेकर पाँव के अंगूठे तक सब कुछ चेक होता है। जो मेन चीज़ें चेक करने वाली होती हैं तो वो ये जो हमारे एल्बो है, इसका जो कैरी एंगल होता है वो चेक होता है, नी नॉकिंग चेक होती है और आपका फ्लैट फिट ज़्यादा चेक होता है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे रेफ़र होते हैं। और उसके बाद और भी बहुत सारी जो स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं जिनमें रेफ़र होते हैं, और बाज़ औक़ात अगर आपको किसी स्पेसिफ़िक चीज़ में आपको बाज़ हो सकता है कि ऐसा भी हो कि अगर आपको कहीं कुछ इश्यू हुआ हो तो इस वज़ह से आपको क्या कर देते हैं, वो वहाँ से डिटर्मिनेट कर सकते हैं, वहाँ पर इनके पास ऑप्शन होता है। अब इसके बाद ये जो बेसिक जो हमारा जो बेसिक मेडिकल होता है ये सेंटर में, अब इसके बाद आपको वो हॉस्पिटल में भेजते हैं और हॉस्पिटल के टेस्ट के लिए आपको स्पेसिफिक टाइम देते हैं। हॉस्पिटल के टेस्ट में क्या-क्या होता है वो मैं आगे बताता हूँ। अब इस मेडिकल के बाद आपका क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी जो 50% जो आपकी जो सिलेक्शन है ना, वो इस पे डिपेंड करती है, सिर्फ़ इस पे। जब आपका बाकी सब कुछ क्लियर हो जाता है ना, तो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब पर्सनैलिटी टेस्ट में बायोडाटा होता है, सेंटेंस कंप्लीशन होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, स्टोरीज़ लिखनी होती हैं, शेप्स बनानी होती हैं। मैंने इस पे एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तकरीबन 25-26 मिनट की, वो आप देख सकते हैं। मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ लेना। अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना कि आपको 50% चांस, आपके जो आप जो सिलेक्शन के चांस सिर्फ इसमें होते हैं, 50% इस पे होते हैं। नहीं तो फाइनल मेरिट लिस्ट पे नाम अगर नहीं आता तो ये परसेंटेज टेस्ट की वजह से नहीं आता है, याद रखना। इसे कोई इसको इतना हल्के में मत लेना। इसलिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना, मैं लिंक भेज दूँगा। नहीं तो आप मेरा चैनल ओपन करेंगे तो फ्रंट पे होगी वो वीडियो, वो वाले परसेंटेज टेस्ट मैंने लिया था, सेंटर से लिया था, तो तब बनाया था मैंने। तो ख़ैर वो तो बातें लंबी हो गई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये टेस्ट होता है। अब इसके बाद का जो प्रोसीजर होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद वो जो आपको सॉरी मेडिकल के लिए वो जो आपको मिले होते हैं, फॉर्म्स मिले होते हैं, आप उनके लिए जाते हैं कहाँ पे? हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल जाके आपके मनरेगा रिज़ल्ट टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी, सी का टेस्ट होता है। अगर आपको आई साइट में रेफ़र किया है तो आई साइट का टेस्ट होगा। अब ख़ैर वो जो भी हैं वो आपको वहाँ पे जाके टेस्ट होंगे। बस इतना याद रखना कि आपका ब्लड टेस्ट होगा, इसमें ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट आता है और ब्लड का टेस्ट आता है, ठीक है? उसके बाद हेपेटाइटिस बी, सी टेस्ट होता है और उसके बाद आई साइट टेस्ट होता है। अगर आपको रेफ़र किया, नहीं तो रेफ़र वो हॉस्पिटल में जाके नहीं होता। हॉस्पिटल में जाके आपका ब्लड टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस बी, सी टेस्ट होता है और उसका आपका यूरिन टेस्ट होता है और आपका जो हार्ट होता है उसका एक्स-रे होता है। अब उसके बाद आपका क्या होता है, अगर आपको रेफ़र किया हुआ है वो लाकर आपने वापस जमा करवाना है, सब कुछ सबमिट करवाने के बाद अब आपने वेट करनी है फाइनल मेरिट लिस्ट की। फाइनल मेरिट लिस्ट, ये सब कुछ प्रोसीजर ख़त्म होने के एट लीस्ट 2.5 मंथ बाद अनाउंस होती है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट की जो सिलेक्शन होती है वो बाकी सारे एरिया का निचोड़ निकाल के, पीछे आपने जो कुछ किया होता है ना उसमें टोटल मेरिट देखा जाता है। आपकी फ़िटनेस, फिज़िकली फ़िटनेस, आपकी मेडिकली फ़िटनेस, आपकी ज़ानती, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, आपका टेस्ट और आपके मैट्रिक के परसेंटेज को भी किसी हद तक देखा जाता है। लेकिन मैट्रिक के परसेंटेज को देखा नहीं जाता। ज़्यादातर आपको जो देखा जाता है वो क्या होता है, आपका इनिशियल, आपका ये जो अभी तुमने आपने टेस्ट के लिए, नेवी के टेस्ट के लिए जो कुछ किया होता है, इस सब का मिलाकर आपका जो मेरिट लिस्ट में लास्ट टाइम आपका नाम आता है। जब आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आता है तो आपको प्रोविज़नली सेलेक्ट किया जाता है, मीन कि आप आरज़ी सेलेक्ट। 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको। ये आपको नज़र आ रहा है, आपने जाके वहाँ पे अपना रोल नंबर, जो आपको रोल नंबर ऊपर गिवन होगा वो आपने सबमिट करना होगा। तो इस तरह आपको आपको वो लिखा आएगा कि प्रोविज़नली सिलेक्टेड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट रिस्पेक्टेड पीएनएन अथॉरिटी, यानी अपने सेंटर की तरफ कॉन्टैक्ट करें। सपोज़ अल्लाह ना करे कि अगर आपको वहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। अल्लाह करे इस तरह ना हो, लेकिन अगर इस तरह नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो समझ जाइएगा आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। आरजी सिलेक्शन के बाद आपको एसएमएस के ज़रिए आपको बुला दिया जाता है। उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है।
फाइनल इंटरव्यू के बाद आपका क्या होता है यार, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता देना है। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स, वो जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं, उन पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है यार, तो खुदा के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। और जितनी वीडियोस चाहिए, जो जो आपको पूछना है वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। छुट्टी आया हुआ हूँ घर, कुछ डेज हैं तो पूछ लें, आपको काम आएगा, नहीं तो मैं चला जाऊँगा तो फिर बड़ा लेट जाके आपके कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा। तो इसलिए अच्छा है कि जो वीडियो आपको चाहिए वो मेरे चैनल से आपने ढूँढ लेनी है, या तो फिर अभी-अभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, मैं आपको बता दूँगा। अगर ना मिली तो मेरे एकदम से मैं आपको, क्योंकि मैं ड्यूटी पे होऊँगा, आपको जवाब तो नहीं दे पाऊँगा। लेकिन फिर भी उस हिसाब से आपने क्या करना है, खुद ही ढूँढ लेनी है। सारी की सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख़्याल रखिएगा।